अस्सलाम वालेकुम। जी, तो तमाम स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम पेमेंट्स और एक्रूवल्स के ऊपर मुकम्मल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के ऊपर। तो बेसिकली depreciation and amortization is applicable on the fixed assets and intangible assets. सबसे पहले तो थोड़ा सा recap कर लेते हैं about fixed assets and intangible assets. फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी। इंटेंजिबल एसेट्स ये हमने शुरू के लेक्चर्स में गालिबन पढ़ा था अबाउट फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। इसको हम देख लेते हैं मोर और लेस। ये फिक्स्ड एसेट्स वाले ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके साथ होता है। ऑल्दो दे बोथ हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट, बट मोर और लेस ट्रीटमेंट सेम है। और नेचर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं जी, हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट इन नेचर जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम एक एसेट बिजनेस के लिए ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज से मेरी क्या मुराद है? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर जिसकी लाइफ है, मोर देन 1 ईयर जिसकी लाइफ है, और हम इस इंटेंशन से ही ले रहे हैं कि बेसिकली हमने इसको अपने बिजनेस के अंदर यूज करना है। फॉर एग्जांपल कंपनी व्हीकल्स हो गई। ठीक है। कंपनी व्हीकल्स हो गई, आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया। ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया आपका, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। लैंड बिल्डिंग हो गई, लैंड लैंड एंड बिल्डिंग जो हम बिजनेस के यूज के लिए ले रहे हैं। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। ठीक है। कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। ठीक है। तो ये चीजें जो हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए ले रहे हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म में बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है और हमें चाहिए। और वो जो चीजें हम खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। दूसरी चीज यहाँ पे ये जहन नशीन कर लें, अगर कोई चीज ऐसी है जो इन नेचर फिक्स्ड एसेट की है बट उसकी हम ट्रेड करते हैं, यानी वही हमारा बिजनेस है, एक्चुअली वो हम खरीदते और बेचते हैं, खरीदते या बाय एंड सेल करते हैं, तो वो हमारा कभी भी फिक्स्ड एसेट नहीं होता। बाय एंड सेल करते हैं तो वो हमारा कभी भी फिक्स्ड एसेट नहीं होता। वो हमारी क्या बन जाती है? वो हमारी बन जाती है इन्वेंट्री। ठीक है। अब लेट से कि मैं गाड़ी कार्स का कारोबार करता हूँ, मैं कंपनी के अंदर रोज गाड़ी खरीदता हूँ, रोज बेचता हूँ, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट नहीं है। मैं कंप्यूटर्स का काम करता हूँ, मैं खरीदता और बेचता हूँ, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट नहीं है। वो मेरी इन्वेंट्री में चीजें आएंगी। ठीक है। और इसी तरह लैंड एंड बिल्डिंग्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट चीजें ट्रिगर होती हैं। वो हम लेटेस्ट स्टेज के जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, जो अगले कोर्सेज होंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको स्टैंडर्ड वाइज कोई चीजें नहीं बता रहा हूँ, जनरली आपको बता देता हूँ। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अंदर ये गवर्न होता है, IAS 16 के अंडर फिक्स्ड एसेट्स का स्टैंडर्ड है। ठीक है। और जो इंटेंजिबल्स गवर्न होते हैं, इंटेंजिबल्स IAS 38 के अंडर गवर्न हो रहे होते हैं। ठीक है। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड पब्लिश होते हैं जो कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत ये एक स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुए हैं। ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में तो इतना ही है, मतलब आपकी बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है जो बिजनेस के अंदर यूज हो रही है चीजें। अब इनटेंजिबल्स क्या चीज है जी? इनटेंजिबल्स वो चीज है जो हमारा एसेट तो है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी है, हमने इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में भी लेना है, लेकिन लेकिन ये टेंजिबल नहीं है, हम देख नहीं सकते इसको, हमें नजर नहीं आता ये। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस। ठीक है। लाइसेंस किसी भी चीज का हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। मतलब इंटेंजिबल एसेट आपको नजर नहीं आता है नॉर्मली। ये सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस और गुडविल इस तरह की चीजें इंटेंजिबल्स के अंदर आती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? ये तो आपको पता है जी कि
एवरी फिक्स्ड एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ, हैज अ यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब ये तो नहीं है कि आपने अगर कार एक ले ली तो मेरा ख्याल 5 साल, 5 इयर्स एक ऐसा टाइम है जिसमें वो शायद आपको बगैर तंग किए जाए, इसमें कोई मेजर ओवरऑल किए बगैर आप इसको चला सकते हैं, अनलेस अनटिल डेफिनेटली कोई एक्सीडेंट या गॉड फॉरबिड कोई ऐसी बात हो जाए कराना पड़े। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली यूज करते हैं तो मेरा ख्याल 5 इयर्स एक ऐसा टाइम पीरियड है। ये कहीं डिफाइंड नहीं है, ये मैं जनरली बता रहा हूँ, ये जजमेंट बेसिस पे होता है और नॉर्मली इंडस्ट्री प्रैक्टिस के ऊपर भी होता है। तो 5 इयर्स एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर कोई गाड़ी के अंदर कोई मेजर ओवरऑल नहीं आता, अनलेस अनटिल कोई ऐसा वाक्य हो जाए। तो हम सेफली ये कह सकते हैं एक गाड़ी की यूजफुल लाइफ 5 साल होती है। तो जब एक चीज की यूजफुल लाइफ 5 साल है तो हमें बिजनेस को एक्चुअली इसका बेनिफिट कितने ईयर्स के लिए मिलेगा? बिजनेस को इसका बेनिफिट कितने ईयर्स के लिए मिलेगा? 5 इयर्स के लिए। ठीक है। बिजनेस को इस एसेट का बेनिफिट मिल सकता है 5 साल तक के लिए। ठीक है। तो हमारी प्रूडेंस बेसिस के ऊपर या जो हम एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत अकाउंटिंग करते हैं, हमें क्या चाहिए कि इसको 5 साल के ऊपर अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस आउट करें। देखें, इनिशियली तो जब हमने फिक्स्ड एसेट लिया तो हम इसको सारा सारा कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि हम इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं एज अ एसेट, लेकिन बैलेंस शीट में एज एन एसेट ले जाते हैं, लेकिन ये क्या सारी जिंदगी इसमें एज एन एसेट आता रहेगा? इट डिपेंड्स। फॉर होल लाइफ, इसके लिए फिर आगे आके फर्दर दो सिनेरियोज हैं। क्या इसकी इंडेफिनिट लाइफ है? इंडेफिनिट लाइफ है तो यस आता रहेगा, कोई पीएनएल में एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा इसका। ठीक है। डेफिनेट लाइफ है तो डेफिनेट लाइफ वाले फिक्स्ड एसेट का पीएनएल में एक्सपेंस चार्ज होगा उसकी लाइफ के ऊपर, उसकी किसके ऊपर? लाइफ के ऊपर। इनडेफिनेट लाइफ वाले एसेट की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लैंड। लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है। लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड, ये आपने एक दफा ले ली तो इट गोज ऑन। ठीक है। अनलेस अनटिल कि आप बेच दें, तो बेच देंगे तो सेल हो जाएगी आपके पीएनएल में, तो तब भी कुछ एक्सपेंस नहीं आएगा आपको, तो जो भी उस पर गेन लॉस होगा वो आप रिकॉर्ड डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन डेफिनेट लाइफ वाले जो एसेट्स होते हैं उनकी एक लाइफ होती है। इसी तरह लाइफ डिटरमिन की जाती है जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हैं, तो उसमें आप डिटरमिन करते हैं कि आप हर कैटेगरी के कैटेगरी वाइज आप डिटरमिन करते हैं कितनी यूजफुल लाइफ आप उसकी रखेंगे, कैटेगरी वाइज। ठीक है। ओके जी। तो हम डेप्रिसिएशन के ऊपर अब बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या चीज है? जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये फिक्स्ड एसेट हमारा 5 साल के लिए यूजफुल रहेगा, तो हमें ईयरली बेसिस पे और फिर अगर मंथली क्लोजिंग कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे ये एक्सपेंस पीएनएल में लेके आना है। एक्सपेंस किधर लेके आना है? पीएनएल में चार्ज करना है। तो ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ अपने पीएनएल के अंदर लेकर आते हैं, इसका एक्सपेंस, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब लेट से कि आपने एक गाड़ी खरीदी 1 जनवरी 2021 में, जिसकी प्राइस है 5 लाख रुपए। इतनी सस्ती आजकल कोई गाड़ी आती नहीं है। चलें हम किसी अच्छे दौर की बात कर लेते हैं कि आपने ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। याद रखिए, किसी भी एसेट की जो कॉस्ट आप कहते हैं वो उसको कहते हैं, जो भी उस पर कॉस्ट इनकर हुई टू टू ब्रिंग इट रेडी टू, या ब्रिंग इट, इसको एक्चुअली ब्रिंग इट नहीं कहना चाहिए, इसको ऐसी कंडीशन में लेके आना जहां पे हम इसको यूज कर सकें। उस कंडीशन तक लेके आने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर होती हैं, उस कंडीशन तक लाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होती हैं वो एसेट का पार्ट बनती हैं। ठीक है। जो भी जब तक आप ये नहीं कहते ना कि एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है, ठीक है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है,
इस स्टेज तक जो भी कॉस्ट आप इनकर करेंगे वो सारी एसेट का पार्ट बनेगी। तो इसी तरह मैं ये इसलिए मैंने ये बात लिखी कि आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, जो भी कुछ आप लीगली बाउंड थे करवाने के लिए, उसको चलाने के लिए, वो सारी कॉस्ट मिला के हमें पड़ी कितने की, 5 लाख की। लेट्स से कि इसकी यूजफुल लाइफ है जी 5 साल, 5 years। तो सिंपली सिंपली मुझे बताएं जी कि सिंपली सिंपली अगर मैं कहता हूँ कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, यहाँ पे मैं और कोई बात नहीं करता, तो मुझे ये बताएं कि आप अपने 5 साल बाद, मैं लेट से ये भी आपको यहाँ डिस्क्लेम कर देता हूँ कि आफ्टर 5 years इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 0 रुपए। 5 साल बाद ये 0 रुपए की आप, यानी ये बेसिकली बस आप उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, ये इस तरह की गाड़ी है ये। ठीक है, जाहिर सी बात है 5 लाख रुपए की ले रहे हैं तो इसी तरह की गाड़ी आएगी। तो आप मुझे अब बताएं जी सिंपली सिंपली कि पीएनएल में हर ईयर, एवरी ईयर कितना एक्सपेंस आपका आएगा, एवरी ईयर कितना एक्सपेंस आएगा, एवरी 6 मंथ्स कितना आएगा, एवरी 6 मंथ्स कितना एक्सपेंस आएगा आपका, ठीक है, और एवरी मंथ कितना आएगा। किस चीज का एक्सपेंस मैं पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना आएगा जी बताएं, सोचें। ठीक है जी, इट्स वेरी सिंपल, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 लाख पर ईयर। डन। 1 लाख पर ईयर, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50,000 एवरी 6 मंथ। अगर 6 महीने की डेप्रिसिएशन देखेंगे आप, यानी आप हाफ ईयरली अकाउंट्स बना रहे होंगे तो उसके अंदर 50,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आएगी। एवरी मंथ की अब आपने निकालनी है तो ये मेरा ख्याल कहीं आ जाएगी अराउंड रफली 75, कितनी आएगी जी, 50,000 डिवाइड बाय 12, इसको एक्चुअली 1 लाख डिवाइड बाय 12 कर लें आप, तो 1 लाख डिवाइड बाय 12 वॉट एवर द अमाउंट कम्स, वो जो है आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डेफिनेटली ये मेरा ख्याल कहीं 8, 8,500 के करीब आएगी शायद, रफली। ठीक है, ये आपका पर मंथ एक्सपेंस आ जाएगा, ये 6 महीनों का एक्सपेंस आ जाएगा, और ये पूरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये तो हमने बात कर ली बिल्कुल सिंपल सिंपल, जिसके अंदर हमने अभी कोई डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं डिस्कस किया, हमने बस एक कॉमन सेंस के ऊपर बात कर ली। यहाँ पे अब मैं आपको ये बताता चलूं कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन के, एक को आप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक को आप बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अभी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने ये दो अच्छी तरह से मेथड समझना है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बिल्कुल वही काम हो रहा होता है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया, लास्ट एग्जाम्पल में किया, ठीक है, एक्सेप्ट ये कि हमने वहां पे उसकी जो एंड की वैल्यू रखी थी वो रखी थी 0। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है कि आप कोई एसेट लें कि आप उसको किसी भी तरह एट द एंड ऑफ लाइफ उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। इसमें आपने एक्चुअली रेजिडुअल वैल्यू लेके अपनी कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी, अभी हम एक एक एग्जांपल दोनों मेथड्स की करेंगे और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज डालेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड भी इसको बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके अंदर आप एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए, और जो आपकी हर साल की नेट बुक वैल्यू होती है, क्लोजिंग की नेट बुक वैल्यू होती है, उसके ऊपर आप ये परसेंटेज अप्लाई करते हैं। नेट बुक वैल्यू के ऊपर आप ये परसेंटेज अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए। ये लफ्ज मैं जो बोल रहा हूँ ये, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, आपको बड़े, ये तो मेथड का नाम हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और नेट बुक वैल्यू मेथड एक्चुअली एक ही चीज है।
इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होती हैं एक एक एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले तो हम एक प्रॉपर एग्जांपल करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या है जी, आपने कार ली 5 लाख की, लाइफ कितनी है 5 years, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, इसको हम कर लेते हैं कि हमने गाड़ी ली है 5,50,000 की, रेजिडुअल वैल्यू आखिर में हमने डिटरमिन की कि जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो ये कितने की रह जाएगी, 5,000 रुपए की। ऑल दो माशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा केस नहीं है पाकिस्तान में अगर आपने आज 5.5 की ली है तो हो सकता है कि जब आप 5 साल बाद इसको बेचें तो ये 7 लाख की चली जाए। बट आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे ये चीज अपनी बिल्कुल क्लियर रखनी है कि रेजिडुअल वैल्यू हम कहते हैं जी आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 years जो इसकी सेल वैल्यू होगी, आफ्टर 5 years जो इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ वो 50,000 रुपए। कंप्यूट अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड पास अकाउंटिंग एंट्रीज, कंप्यूट अमाउंट ऑफ एनुअल depreciation and give extracts of balance sheet, P&L एंड जर्नल। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है कि हमने सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के बारे में दिखाना है कि ये बैलेंस शीट में कैसे नजर आ रही होगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे नजर आ रही होगी, और ये जर्नल के अंदर कैसे नजर आ रही होगी, एंट्रीज की क्या हो रही होगी। ठीक है जी। तो अब चूंकि मैं ये एक कोर्स ऐसा बना रहा हूँ जो हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी अगर आप देखें तो सीए में यही चीज जरा थोड़ी ब्रॉडन करके पढ़ाई जाती है, बी कॉम आई कॉम में जरा बेसिक तरीके से ये चीज बताई जाती है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बेसिक वाले तरीके से भी करवाऊंगा जो नॉर्मली हमारे बुक्स में होता है, ऑल दो आई डू नॉट एग्री के उस तरीके को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन एट लेटर स्टेज। जब आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसे क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं, फिर हम अगली बात करेंगे। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन अंडर किस में, स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने जो है ना ये इसी एग्जांपल को लेके चलना है और हमने इसी की हमने डब्ल्यूडीवी मेथड भी बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा जी, सिंपल, आपका जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन का, एनुअल डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का, डेप्रिसिएशन वो होगा जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये सिंपली आपको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस दे देगा। लेट्स पुट द फिगर्स, 5,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज पर ईयर। ये आपका क्या निकल आया, डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर। अब मजे की बात यह है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में ये अमाउंट हर साल फिक्स रहेगी। 5 साल के आखिर में जब आप जाएंगे तो आपका एसेट ऑटोमेटिकली आपकी बुक्स के अंदर 50,000 का रह जाएगा। इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। अब मैं यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लेट से मैं इसको क्या देता हूँ भाई, ये सीए एसीसी है और इफ्फा का स्टूडेंट ये वाली एंट्री देख ले। ऑल दो आई रेकमेंड के सबको ये वाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये वाली क्योंकि ये ही करेक्ट मेथड है।
सबसे पहले तो जी आपने एसेट परचेज किया, एसेट परचेज की क्या एंट्री आई, एसेट हुआ आपका डेबिट और बैंक हुआ लेट से क्रेडिट। आपने डायरेक्ट खरीदा 5,50,000 का एसेट। इसको एसेट के बजाय हम गाड़ी कार ही कर लेते हैं, ठीक है। एसेट के बजाय हम इसको कार ही कर लेते हैं, ठीक है। ये एंट्री तो यहाँ भी रहेगी सेम, एसेट परचेज करने। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं। ये 1 जैन इसको कह देते हैं, ठीक है। अब जी 31 दिसंबर आ गया, आपने इस गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है तो पी एंड एल में एंट्री जाएगी, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कार, कंप्यूटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 50,000 रुपए से डेबिट। और कार आपकी, क्योंकि गाड़ी आपकी जो एसेट था वो आपका कम हो गया इस डेप्रिसिएशन की वजह से, आपने कार को कर दिया क्रेडिट। आपकी गाड़ी की वैल्यू हो गई कम और आपकी डेप्रिसिएशन जो हो गई वो हो गई एक्सपेंस इंक्रीज। यहाँ पे जी हम इस एंट्री को एक्चुअली दो तरह तोड़ लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दो तरह क्या तोड़ लेते हैं, इस एंट्री को हम करते हैं इस तरह कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, सही है। और यहाँ पे हम एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोल लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये इन नेचर लाइबिलिटी का बैलेंस होगा या एक नेगेटिव एसेट बेसिकली उसका होगा। इसके अंदर ये बैलेंस एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये बैलेंस शीट में एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ एसेट होगा, इसको हम बेसिकली कॉस्ट से माइनस कर देंगे। इन एसेंस हो वो ही रहा होगा कि आपकी गाड़ी जो नजर आ रही होगी वो आपकी नजर आ रही होगी नेट होके, यानी इसकी जो भी आपने कॉस्ट ली थी माइनस जो भी उस साल की डेप्रिसिएशन। अभी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जी 50,000 की हमने एंट्री कर दी, ठीक है। ठीक हो गया जी। सॉरी मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, एक सेकंड। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये सबके लिए सेम रहेगा जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस टाइम देख रहे हैं। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपली आपकी लेट से ये सेल्स आ गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। एक्सट्रैक्ट में आपने वैसे ये चीज बनानी नहीं होती, ये जो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये डेप्रिसिएशन जाएगी कहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि अब इट डिपेंड्स कि ये गाड़ी अगर इस सेल्स को जनरेट करने के लिए यूज होती है तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर कहीं क्लब्ड होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में। अगर ये जनरल एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस के लिए होती है तो जो एडमिन एक्सपेंसेस आपके आ रहे हैं इसके नीचे, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। एडमिन एक्सपेंसेस में आपकी जो डेप्रिसिएशन आ रही है गाड़ी की वो कितनी आ जाएगी? 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अगर ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए गाड़ी यूज हो रही है इस बिजनेस के अंदर, लेट से कि वो अकाउंटेंट जो है वो अपने बैंक जाता है इस गाड़ी में रोज, उसको बैंक आना जाना है, कोई और कामों से एससीसीपी जाता है, कोई रेगुलर काम करता है। दूसरी साइड ये कि लेट से कि ये जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो इस गाड़ी के अंदर वो डिलीवर करती है माल,
फॉर एग्जांपल इस डिलीवर करती है, परचेज करती है इस गाड़ी के थ्रू वो सामान जो ये बेचती है, तो फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेप्रिसिएशन नजर आ जाएगी। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए तो वो डेप्रिसिएशन आपकी एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर नजर आ जाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर नजर आ जाएगी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जी बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कैटेगरीज बनाऊंगा सब लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअली क्या नजर आएगा आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट के लिए, ये मैं थोड़े से मिड लेवल के लिए, और ये मैं प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सिंपली सिंपली आप कहेंगे जी मेरी कार थी 5 लाख की, 5,50,000 की, और डेप्रिसिएशन मेरी कितनी हो गई है 50,000। ये ईयर 1 की बात हो रही है, सॉरी 1 लाख हो गई है ईयर 1 में। तो आपको यहाँ पे कितनी नजर आ जाएगी अपने बैलेंस शीट में, गाड़ी 4.5 लाख का। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सेम रहेगी, बस हम सिंपल कार और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज यूज कर लेंगे। ठीक है, आइडियली यही लफ्ज यहाँ भी यूज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, तो ये 1 लाख के बजाय आपको 2 लाख नजर आएगा, 1 लाख के बजाय 2 लाख नजर आएगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि ये आपके डेप्रिसिएशन ये आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट होती जा रही है, खत्म उतनी वैल्यू से होती जा रही है। नेक्स्ट ईयर में बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3.5 लाख रुपए। 2 लाख माइनस 50 माइनस सॉरी 5,50,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, और यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए इस बंदे के लिए, अगर आप कोई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखेंगे इंटरनेट से, तो आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही होती है, उसको कहते हैं जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसकी एक वैल्यू नजर आ रही होगी लेट से, और यहाँ पे एक नोट का रेफरेंस दिया हुआ होगा, लेट से इसको कहते हैं 12 नंबर नोट, और यहाँ पे आपको 4.5 लाख रुपए नजर आ रहा होगा। जब आप इस नोट के अंदर जाएंगे तो आपको पूरी स्टोरी नजर आएगी कि इतने की ये चीज खरीदी थी, इतनी डेप्रिसिएशन ईयर 1 में चार्ज हुई, ईयर 2 में इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त इतनी है, इसकी नेट वैल्यू इसकी 4,50,000 रुपए। ठीक है, लास्ट 2 इयर्स का बेसिकली दिखाते हैं, ये इट कैन बी 3 एंड 4 एज वेल, मतलब एक करंट ईयर जिसके आप अकाउंट बना रहे होते हैं, और एक उससे पिछले साल का कंपैरेटिव दिखा रहे होते हैं। तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। अगर आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, उसमें आपको ऑन द फेस ये नजर नहीं आएगा कि ये कार है जी। फॉर एग्जाम पर्पसेस दिस अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ये आपने चीज दिखानी है, कार लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 4,50,000 आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन आपकी एक्यूमुलेट होती जा रही होगी। आपने डेप्रिसिएशन आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते जानी है। तो पहले साल 1 लाख आई, ये आपकी P&L एक्सपेंस है, ये आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो ये P&L एक्सपेंस ईयर 1 में ये आया, ईयर 2 में आपका फिर 1 लाख आया, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 2 लाख। ईयर 3 में 1 लाख आया फिर एक्सपेंस आपका, और आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख हो गई। ईयर 4 में P&L में 1 लाख आया, आपका ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख हो गया, एंड फाइनली ईयर 5 में जब 1 लाख का एक्सपेंस आया, तो ये आपका 5 लाख हो गया। इस स्टेज पे आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी बची, गाड़ी की वैल्यू बची 5,50,000 माइनस 5 लाख। कितनी बची, जो हमने शुरू में बात की थी भाई, 50,000 की गाड़ी आखिर में रह जाएगी।
तो आपने 50,000 को छोड़ दिया था, ये 50,000 की गाड़ी एट द एंड ऑफ ईयर 5 रह जाएगी, एंड ऑफ ईयर 5 रह जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बता दी, बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से नजर आएगा। मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि जो ये कोर्स ले रहे हैं वो इस वाली अप्रोच को यूज करें। एक अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जरूर यूज करें अपनी अपनी डेप्रिसिएशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एग्जामिनर इससे आपके सवाल को गलत कर सकता है अनलेस कि उसके अपने नॉलेज में कोई इश्यूज हो, क्योंकि ये डायरेक्टली जो ये वाला काम कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये काम जो है ना वो अल्टीमेटली कर तो यही रहा होगा कि एसेट आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि बेसिक लेवल का बच्चा एक्चुअली कार ही आपकी, कार का जब टी अकाउंट बनाएगा तो ये कार की ऑटोमेटिकली वैल्यू जो क्लोजिंग में निकल रही होगी 4,50,000 निकल रही होगी, उसने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दी हुई होगी, क्योंकि इसी के अंदर डेप्रिसिएशन कार वाले के अंदर। और जो इस वाली अप्रोच में, इसमें ये दो अकाउंट बन रहे होंगे, एक कार का अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्ट का अकाउंट। ये आपस में आपने इन दोनों के बैलेंसेस, इसका डेबिट बैलेंस होगा डेफिनेटली, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, तो ये आपस में माइनस करके आपने लेके जाना है, वो गए 4,50,000 ही आएगा। तो इसको आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, अपने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाएं, कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझसे पूछें। आई नो ये थोड़ा थोड़ा सा अब आपको चीजें इसमें टेक्निकल लग रही होंगी, बट अगर आप इसको सुनेंगे और देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसमें कोई साइंस नहीं है, इट्स इट्स फेयरली इजी। आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।